शास्त्री जी, हमने देखा अभी 62 गांव में आपकी टीम ने एक ही दिन के अंदर आपके लिए जनसंपर्क अभियान शुरू किया। क्या ये एक इशारा है कि आप कोई राजनीतिक चुनाव के अंदर भागीदारी निभाने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं? तो देखा जाए तो आपकी जो पृष्ठभूमि है वो सुनने में आता है कि वो रेवाड़ी से है, तो क्या ये कार्यक्षेत्र आपका है? देखिए, रेवाड़ी मेरी जन्मभूमि जरूर है, लेकिन मेरे पिता महाशय जयदयाल महेंद्रगढ़ के नजदीक बरगाना गांव के सरपंच रहे हैं। उन्होंने वहां जमीन लेकर काम शुरू किया था, तो मेरा जन्म वहीं से है। लेकिन 1992 से एक अध्यापक के रूप में मैंने नांगल चौधरी से सामाजिक कार्य क्षेत्र चुना था और मैं महेंद्रगढ़ विशेष नांगल चौधरी रहा हूं। तो पिछले समझिए कि 30-32 साल से मेरा कार्यस्थल महेंद्रगढ़ जिला ही रहा है। इसलिए मेरे कार्य क्षेत्र के बारे में प्रश्न करना कि कौन सा है, तो ये मुझे ठीक सा नहीं लगा। जी, हम तो वही प्रश्न पूछेंगे जो जनता की तरफ से जनता में चर्चा के अंदर है, ठीक है, जो चर्चा में है। तो यहाँ जो आपका जिला महेंद्रगढ़ है, इसके अंदर बीजेपी पार्टी से आप हैं, तो पार्टी में कब क्या जिम्मेदारियां आपको मिली हैं और जानना चाहेंगे कि उपलब्धियां क्या रही हैं उसमें? देखिए, मैं 1 जनवरी 2015 से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मेरे पास दायित्व आया। उससे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से कार्यकर्ता था और हरियाणा सरकार के राजकीय विद्यालय में स्कूल लेक्चरर के रूप में काम करता था। 2015 में वीआरएस लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने लगा। उस समय मुझे संयोग से मेंबरशिप पार्टी की चल रही थी और जब मेंबरशिप पूरी हो जाती है तो उन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। तो इन दोनों कामों के लिए मेरी प्रारंभिक दिनों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांवा, नूंह, पलवल और फरीदाबाद, इतने जिलों में मेरा प्रशिक्षण के नाते और सदस्यता अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए दायित्व था, जो उस समय सफलतापूर्वक निभाया गया। जी शास्त्री जी, हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि जिला महेंद्रगढ़ में आपकी उपलब्धि क्या रही पार्टी? देखिए, महेंद्रगढ़ के साथ साथ मेरे पास 2015 में जब माननीय सुभाष बराला जी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उस समय मैं प्रदेश का सह प्रवक्ता के रूप में दायित्व आया। तो मेरे पास दादरी जिले का जिला प्रभारी के नाते भी दायित्व रहा और महेंद्रगढ़ जिले में भी काम करने के लिए युवा मोर्चा और किसान मोर्चा को विशेष रूप से देखने के लिए कहा गया। तो महेंद्रगढ़ जिले में युवा मोर्चा जो 2015 में बराला जी के आने पर बना, उस समय का जो कार्यकाल रहा है, तो उतनी गतिविधियां, उतने कार्यकर्ताओं का निर्माण, उनका अब तक सतत पार्टी के साथ कार्य करना, यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उस समय के कोई कार्यकर्ता बने, वो आज तक अपने अपने गांव में, अपने अपने स्थान पर पार्टी के साथ भी और वहां के स्थानीय लोगों के साथ भी एक अच्छा काम कर रहे हैं और वैसा सक्रिय युवा मोर्चा का कार्यक्रम पहले और अब दिखाई देते थे। शास्त्री जी, बुरा मत मानिएगा, हम कुछ अनकहे जो चर्चा में है, पब्लिक के अंदर जो चर्चा में है, सिर्फ उन किस्सों को जानना चाह रहे हैं आपसे। तो 2019 की एक चुनावी जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी, तो जानना चाहेंगे उस 2019 की उस चुनावी जन आशीर्वाद यात्रा में आपकी भूमिका क्या है? देखिए, उस समय जिले की ओर से मुझे नांगल चौधरी विधानसभा के चुनाव की तैयारी के नाते मैं काम करता था और नांगल चौधरी में हसनपुर चौक एक जगह है, रामबास, कोरियाबास और हसनपुर, इन तीनों गांवों के समान दूरी के बीच में एक स्थान है हसनपुर चौक। वहां माननीय मुख्यमंत्री उस तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर जी के स्वागत का मेरा दायित्व दिया गया था। उस कार्यक्रम के मैं बता सकता हूं कि विशेषता यह थी कि एक भी कार्यकर्ता
नांगल चौधरी विधानसभा से बाहर का उस कार्यक्रम में नहीं था। हमने बूथ वाइज कार्यकर्ता तय करके उसके अंदर कार्यकर्ता बुलाए गए थे। विशेषता एक और थी कि हसनपुर की माता बहनों ने माने मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को कलश यात्रा से स्वागत करना था, लेकिन क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम के कारण से देरी भी हुई और उस बीच 1 घंटे लगातार बारिश भी रही। कार्यक्रम देरी से होने के कारण से रात्रि भी हो गई, अंधेरा भी हो गया और व्हीकल्स की लाइटें भी जल गई थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आने तक महिला, जवान और लोग रोड पर थे और इतना उत्साह था कि उस उत्साह को देखकर और उस भीड़ को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय उस कार्यक्रम की झलकियों को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। जी, एक सर बहुत ही चर्चा का एक विषय रहा है जिसको अभी काफी मीडिया के अंदर भी काफी स्थान मिला था और उस पे काम भी चल रहा है। तो आपसे वो जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम बात करते हैं मारवाड़ की, कि लोग होते हैं मारवाड़, अपने आप को बोलते हैं कि हम मारवाड़ी हैं या राजपूताना हैं, तो इसी प्रकार से एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लेके आए कुछ समय पहले, सांस्कृतिक अहिरवाल का, यानी कि इस क्षेत्र की क्या संस्कृति है, क्या खान पान, क्या पहनावा। तो एक्चुअली पहले कभी देखा था कि फेसबुक पे आप कुछ ऋषि मुनियों के वीडियोस डाल रहे हैं, अचानक से वहां से निकल करके और सांस्कृतिक अहिरवाल का ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कब कैसे आया? देखिए, 2019 के बाद परिस्थितियां बदली। जो मेरे पास दायित्व था प्रवक्ता का, वो उससे पहले गुड़गांव, रोहतक और नोएडा डिबेट करनी होती थी और मैं सप्ताह में 3 से 4 दिन किसी न इन स्थानों के ऊपर डिबेट करने के लिए जाता था। तो लगभग मेरा 8 घंटा इस काम में लगता था, सप्ताह में 3 से 4 दिन तक। लेकिन कोरोना ने परिस्थितियां बदली, डिबेट्स जो है वो ऑनलाइन होने लगी, तो समय और पैसा, क्योंकि उसमें लाखों रुपया लगता था साल भर में, महीने भर में, तो वो बच गया और मुझे केवल डिबेट का काम था पार्टी की ओर से। तो ये पार्टी का काम 8 घंटे के बजाय 1 घंटे पर आ गया कि कहीं भी बैठना हो तो ऑनलाइन बैठे और डिबेट कर ले। तो मेरे पास अब समय था कि अब इस समय का उपयोग क्या किया जाए। तो राजनीतिक दृष्टि से जो दायित्व होता है उसी पर काम करना होता है, तो मेरे पास जो दायित्व था मैं काम करता था। लेकिन इस बीच मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई हम सबको अपनी अपनी संस्कृति के प्रति संरक्षण का भाव पैदा करना चाहिए, और पंचपर्ण के नाम से उन्होंने लाल किले से भी और कई जगह उन्होंने इसका उल्लेख किया। मैंने भी विचार किया, यार बहुत से हम देश विदेश में इलाके में जाते हैं तो कोई अपने आप को मारवाड़ी बोलता है, कोई मेवाड़ी बोलता है, कोई शेखावटी का बोलता है, कोई ब्रिज का बोलता है, कोई अवध का बोलता है, कोई सौराष्ट्र का बोलता है। हमें कोई अहिरवाल से नहीं कहता और हमारे लोग भी हम अहिरवाल से ऐसा नहीं कहते। इसके पीछे कारण क्या है? हम गर्व से अहिरवाल से हैं ऐसा क्यों नहीं कहते और लोग हमें अहिरवाल से ऐसा क्यों नहीं कहते? इस विचार के मंथन से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि हमारे लोगों को अपने इस क्षेत्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो उपलब्धियां रही हैं, जो हमारा इतिहास रहा है, उसकी जानकारी नहीं है। न तो किसी कवि ने, न किसी लेखक ने, न किसी राजनेता ने इस पर कभी काम किया। और जब किसी चीज की उपलब्धि आपके पास नहीं होती तो आपको कहने के लिए कुछ होता नहीं है और इसलिए आप उसको नाम लेने में शर्म महसूस करते हैं। और लोगों ने अहिरवाल की जगह दक्षिण हरियाणा के हिस्से को कहना स्वीकार कर लिया। कुछ हिस्से को शेखावटी, कुछ हिस्से को मेवात और कुछ हिस्से को राठ आदि नाम दिए जाने लगे। लेकिन ये सब एरिए अहिरवाल के थे। ऐसा ऐतिहासिक पुस्तकों के, इतिहास के जानने वाले लोगों से, इंटरनेट से और पुस्तकों से पढ़कर मुझे जानकारी मिली। तो मैंने अपने साथियों से 1 साल तक गहन विचार विमर्श किया किस पर काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास समय था। 1 साल विचार विमर्श करने के बाद कुछ बिंदु तय हुए कि यदि हम अपने लोगों को गर्व से अहिरवाल का होने का एक मौका देंगे
तो उसके लिए जरूरी है कि ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारियां आपके पास हो, उनको लोगों तक पहुंचाएं, लोग उनको याद करें, उनकी चर्चा हो और देश विदेश में हमारे लोग भी जहां जहां भी रहते हैं वो कह सकें कि हम अहिरवाल से। लेकिन विषय ये था कि ये चीजें हों कैसे। इस क्षेत्र में लगभग 2500 गांव हैं, फरूखनगर से विराटनगर और ताउड़ो से श्रीमाधोपुर तक। इन 2500 गांवों में जाने का मैंने संकल्प किया, जिससे चर्चा करता कि शास्त्री जी संभव नहीं है इतने गांवों में जाना। लेकिन मैंने कहा यार मेरे पास समय है और मुझे इस इलाके के लिए कुछ करना है, तो ये एक नई चीज है और लोगों को अपने से जोड़ने का एक साधन है। इसलिए उस कार्य योजना में जो 12 कार्य योजना थी, उस 12 कार्य योजना में एक कार्य योजना थी कि प्रत्येक गांव के लोगों के साथ बैठकर उनका विस्तृत इतिहास लेखन किया जाए। और यहां से ये बात शुरू हुई। अब तक मैं 1400 गांवों का व्यक्तिगत प्रवास भ्रमण कर चुका हूं, उनका डॉक्यूमेंटेशन हो गया है। शेष 1000 है। समय और सामर्थ्य मिला इस काम को पूरा करने का मेरा एक विचार है। जी शास्त्री जी, ये प्रश्न पूछने का जो कारण था वो ये था कि जनता के अंदर इस बात की भी चर्चा है कि आपने जो सांस्कृतिक अहिरवाल का जो लेखन किया है और इतने गांव में भ्रमण किया है, तो उसके पीछे कहीं आधार में ये तो नहीं था कि भी आप राजनीति में आने वाले हैं या चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्या इस सांस्कृतिक अहिरवाल का जो कार्य आपने किया, क्या उसको राजनीति से जोड़ के देखा जा सकता है? देखिए, राजनीति में तो मैं 2015 से हूं। ये काम तो 2020 में शुरू किया हमने। राजनीति की तो करने के लिए इसका काम नहीं किया। हाँ, यदि कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास को बढ़ाने के लिए यदि राजनीतिक व्यक्ति भी उपयोग करते हैं तो इलाके को कुछ न कुछ मिलता है। और राजनीति तो ज्यादा से ज्यादा एक विधानसभा, उससे ज्यादा कोई सोचेगा तो लोकसभा। लेकिन मैं तो इस क्षेत्र के 1400 गांवों में भ्रमण का राजनीतिक कारण नहीं, इस इलाके की खोई संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाने के लिए काम किया। अभी भी कभी चुनाव होगा तो 2 चुनाव से आगे तो चुनाव की क्षमता नहीं होती किसी की, या तो विधानसभा लड़ेगा, बड़ा से बड़ा लोकसभा लड़ लेगा। लेकिन इस अहिरवाल में तो 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। तो यदि राजनीतिक क्षेत्र होता तो मैं किसी एक लोकसभा को केंद्र मान लेता, एक विधानसभा को केंद्र मान लेता। लेकिन मेरा ये काम गैर राजनीतिक और केवल सांस्कृतिक धरोहर को बचाने, संरक्षित करने और जन जन तक पहुंचाने के लिए है। जी शास्त्री जी, एक और वैसे निजी प्रश्न है, बाकी जनता में चर्चा में है, आप स्वतंत्र हैं, आप उसका उत्तर देना चाहें ना देना चाहें। बाकी हम आपसे पूछ लेते हैं। सुना है कि आपने 2014 के समथिंग आप लेक्चरर रहे हैं संस्कृत के, एक गवर्नमेंट लेक्चरर रहे हैं, और आपने 14 में जॉब छोड़ दी थी। उसके पीछे काफ़ी चर्चा है, लॉजिक्स हैं, क्यों छोड़ दी, किस लिए छोड़ दी, तो क्या आप बता पाएंगे उसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, 2014 में तक मैं जो है संस्कृत लेक्चरर के साथ साथ एक विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम करता था। और उस काम के कारण से ही मैं महेंद्रगढ़ जिले में आना हुआ था मेरा। और महेंद्रगढ़ जिले से आते आते मैंने 4 जिले का अपना कार्य क्षेत्र संगठन का दायित्व मिलने के कारण से बनाया। लेकिन जब ये तय हुआ कि संघ के कुछ लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए, तो राजनीतिक क्षेत्र के लिए सरकारी नौकरी को त्यागना होता है। मेरे पास विकल्प था कि मेरे को राजनीतिक क्षेत्र में जाना है, संगठन तय कर रहा है, तो फिर यहाँ से वीआरएस मुझे लेना था। और इस कारण से कि राजनीति में काम करना है, संगठन की योजना से करना है, तो फिर मैंने इसे पद से त्याग पत्र दे दिया। जी, संगठन ने तय किया कि राजनीति में आपको आना है तो आपने त्याग पत्र दिया, लेकिन आज तक आप राजनीति में नहीं आए। नहीं, अभी आपने कोई जैसे चुनाव, अभी तक हमने देखा नहीं कि आपने कोई चुनाव लड़े हों या राजनीति में। नहीं, राजनीति केवल चुनाव लड़ने से नहीं होती। राजनीति, चुनावी राजनीति और संगठन की राजनीति, 2 प्रकार की राजनीति है। मैंने चुनाव नहीं लड़ा, ये सत्य है,
लेकिन चुनाव लड़ाई बहुत है। यदि हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब से मैंने होश संभाला तब से हमने लोकसभा के चुनाव में अपनी भूमिका राष्ट्र हित में कहां मतदान करना चाहिए ऐसा हर बार प्रयास किया। जब हम राजनीतिक क्षेत्र में आए 2015 से, तो पहले चुनावी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं दिल्ली उत्तम नगर की विधानसभा के लिए गया, फिर दिल्ली के एमसीडी चुनाव के लिए गया, फिर गुरुग्राम एमसीडी चुनाव के लिए गया, फिर मैं गुजरात के चुनाव के लिए गया, 2 महीना वहां लगाया, फिर 2 महीना आसाम के चुनाव में लगाया, फिर 2 महीना पिछले उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के प्रभारी के नाते मैंने उसमें काम किया। जी क्षमा चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं। लगभग कितने स्टेट्स में आपने पार्टी के लिए काम किया? लगभग 8 स्टेट में 9 बार मेरा जाना हुआ है। राजस्थान में 2 बार मैं गया हूं। एक बार पिछले चुनाव में खेतड़ी विधानसभा को देखा था और इस बार नागौर की डेगाना विधानसभा को मैंने देखा। जी, तो यहाँ की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं या जो रिक्वायरमेंट हैं उनको आपने बड़े करीब से देखा होगा, लेकिन आज तक उसको लेकर के किसी भी प्रकार का कोई जो कार्य होना चाहिए वो उपलब्धि आज तक इस क्षेत्र को नहीं मिल पाई है। वास्तव में ये 5000 साल पुराना इलाका है, ऋषि मुनियों की धरती रही है। जी, मैं क्षमा चाहूँगा, एक प्रश्न और है, मैं साथ ही बोल देता हूँ ताकि आप उसका भी साथ में जोड़ के उसका आंसर दें। और पब्लिकली यहाँ पे जो नारनौल की व्यवस्थाएं हैं, जिसको हम म्युनिसिपल कमेटी को लेकर लेते हैं या व्यवस्थाओं को लेकर के लेते हैं, तो आए दिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उन पे सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता आज भी उन्हीं मुद्दों से ही लड़ाई लड़ रही है जिनको बहुत पहले सोल्व हो जाना चाहिए था। तो इसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यदि आप आगे आते हैं, पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है, तो अपने क्षेत्र को आप कितने करीब से जानते हैं और उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें 2 भूमिकाएं होनी चाहिए, रहनी चाहिए। एक तो नगर पालिका अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है, उसका अलग से चुनाव होता है और उसके चेयरमैन बनते हैं। एक क्षेत्र का विधायक होता है, चाहे वो मंत्री बने ना बने, वो एक विषय है। इन दोनों के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, जो निष्क्रिय ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उन पर नकेल कसकर समयबद्ध तरीके से काम कराया जाए। जो एजेंसियां इस काम को समयबद्ध ढंग से नहीं करें तो तत्काल उन पर एक्शन करके उनको दंडित करके और काम उनको दूसरे को देना चाहिए। नारनौल में कम से कम मैं समझ सकता हूं कि जो शहर के बीचों बीच चलने वाला छलक नदी का आज एक नाला पर्याय हो गया, उसके ऊपर काम चलते बहुत लंबा समय हो गया और बरसात के दिनों में इसकी स्थिति कैसे हो सकती है इस पर अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और ये दोनों उसके कारण से हैं जो मैंने कारण कहा, सामंजस्य और निष्क्रिय जो अधिकारी हैं उनके ऊपर एक्शन करने से, चाहे फिर वो ठेकेदार के रूप में हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, उन पर टाइट होना चाहिए। और जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, जन समस्याएं खड़ी करने के लिए नहीं। अभी लग ऐसा रहा है कि ऑफिसों में जन समस्याएं खड़ा करने वाले और जन समस्याओं के प्रति मुंह मोड़कर देखने वाले लोग हैं, जिनको अपने दायित्व के प्रति निर्वाह करना चाहिए। और समयबद्ध ढंग से ऐसे काम यदि समय से हो जाए तो लोगों का ध्यान दूसरे काम पर हो जाता है, फिर तीसरे काम पर हो जाता है। जब एक ही काम बहुत लंबे समय से अटकता है तो लोग अगले काम की कल्पना भी नहीं कर पाते, वो उसी काम पर चर्चा करते हैं जो लटका हुआ है। जी, बिल्कुल सीधा सा सवाल, मैं जनता का जो है मन उसके हिसाब से बिल्कुल सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ। तो हर तरीके से यहाँ पे दोहन किया गया है, जनता हर तरीके से परेशान है, ऑफिसों को लेकर के भी, दूसरी चीज़ों को, हालांकि फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, लेकिन जो लोग अनएजुकेटेड हैं या जिनको अपने अधिकारों का नहीं पता है, तो उन लोगों का बड़ा ही बुरा हाल है। अब उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यदि आपको इस क्षेत्र में
जनता आगे लेके आती है, आपको टिकट मिलती है, तो अपने क्षेत्र को लेकर जो उसका साम्राज्य रहा है, उसका इतिहास रहा है और यहाँ की जो व्यवस्था है, तो इतिहास और व्यवस्था को लेकर के आपका क्या उद्देश्य रहेगा या आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप क्या करें? देखिए, दो प्रकार की बात है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जो है स्थानीय प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी होती है, वो उसको देखना चाहिए और मैं तो केवल कल्पना दे सकता हूँ क्योंकि भूमिका मेरी नहीं है, उन लोगों पर होगा। लेकिन दूसरा प्रश्न जो है कि ऐतिहासिक बातें, मैंने अहिरवाल के इतिहास लिखते समय नारनौल के उन 9 मोहल्लों का भी इतिहास लिखा जो पुराने 9 मोहल्ले माने जाते हैं। उसमें हर बिंदु को मैंने छुआ है, हर बिंदु को मैंने गांव मोहल्लों में बैठ बैठ कर लिखा है, कहाँ कहाँ क्या क्या है, कैसा कैसा है, किस प्रकार से था, उसको क्या रूप दिया जा सकता है, वो मेरी कार्य योजना में है। दूसरा, जो पर्यटन का विषय था, अहिरवाल के अंदर ऋषि मुनि, त्यागी तपस्वियों के, मंदिर मठों के, साधु संतों के बहुत से स्थान है। यदि एक कॉरिडोर तैयार किया जाए कि एक स्थान से चलकर सारे स्थानों के दर्शन अहिरवाल के नगर से, विराटनगर, तावड़ों से श्रीमाधोपुर तक के हो जाएं, तो और इनका जैसे हमने उनका लेखन कार्य कर दिया है, जल्दी ही वो वेबसाइट्स पर पुस्तक के रूप में लोगों तक इंटरनेट पर उपलब्ध होगा, तो लोगों का इसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा और जो सुप्त प्राय, लुप्त प्राय पर्यटन का क्षेत्र है उसके प्रति बड़ा आकर्षण होगा और इन विषयों पर लोगों की जिज्ञासाएं भी बढ़ेगी। और 2017 या 18 की बात है, तत्कालीन भारत सरकार में पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी के पास ये हमारा एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली स्थित उनके कार्यालय मिला था और वहां केवल एक ही काम का था कि एक बार ढोसी शुरू हो जाए, क्योंकि ढोसी विश्व प्रसिद्ध स्थान है और इलाके के लिए नहीं, देश भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर च्यवनप्राश के उत्पादन की भूमि है। तो उस पर उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर स्थानीय लोगों ने इसके ऊपर, क्योंकि वो नागल चौधरी विधानसभा में पड़ता है गांव, तो डॉक्टर अभय सिंह जी ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस पर विचार करके उसकी कार्य योजना बनाई। शायद हो सकता है अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन आगे में कार्य योजना में आ गया। तो एक बार कोई चीज शुरू होगी तो धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ेंगी और ये अपने इलाके के लिए बहुत अच्छी चीज होगी कि हमारे इलाके को दूर के लोग समझेंगे और दूर के इलाके के जो लोग हमारे पास आएंगे तो हमें उनको समझने का अवसर मिलेगा। 62 गाँवों के अंदर जिस प्रकार से एक ही दिन में जो संपर्क अभियान चला, उसको लेकर के चर्चाएं तेज हैं कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ये मेरा फिर से प्रश्न रहेगा कि क्या आप वास्तव में चुनाव में आने वाले हैं? देखिए, चुनाव में आना न आना ये समय की बात है, तैयारियां चल रही है, मैं भी तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने प्रति ईमानदार रहा हूं एज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में। और मेरा एक स्वभाव है कि हम सबको ईमानदार रहना चाहिए। मैं 4 स्कूलों में अध्यापक के रूप में काम किया। मेरा लंबा समय जो है वो भुंगारका सीनियर सेकेंडरी के नाम रहा है। मेरा वहां जाना एक ऐसा समय में था जहां स्कूल की बहुत विकट स्थिति थी, जो नांगल चौधरी क्षेत्र में पड़ता है। 2 जुलाई 1999 में मेरा पहली पोस्टिंग भुंगारका में थी। भुंगारका में मैं 2014 अक्टूबर तक रहा और उसके बाद, उससे पहले उसके इस कालखंड के अंदर, क्योंकि मैं सामाजिक संगठनों में व्यक्तिगत तो काम करता था, तो काम की अधिकता के कारण से मैं कई बार स्कूल से नहीं जाता था। तो मेरा कोई प्रिंसिपल, मेरा कोई हेडमास्टर, मेरा कोई स्टाफ मेंबर या मेरा कोई छात्र, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई ये साबित करे कि सत्यव्रत शास्त्री आए नहीं, हाजिरी लगी, आए तो क्लास नहीं लगी, क्लास में गए तो पढ़ाया नहीं और पढ़ाया तो समझ में नहीं आया। यानी 20 साल की कंपलसरी नौकरी करने के लिए मैंने 23 साल नौकरी की है। एक एक दिन, आधे आधे दिन की मेरी विदाउट पे की सर्विस बुक में एंट्री है। सर, आप पे आरोप ये भी है कि आपने कुछ छात्रों को एग्जाम देने से भी रोक दिया था। एक समय था कि जब मुझे +2 का इंचार्ज बनाया तो उस व्यवस्था को सुधारने के लिए मैंने कठोर अनुशासन का पालन करवाया।
बहुत विद्यार्थी नहीं आते थे तो नाम कटता था, फिर लिखते थे, फिर नाम लिखता था। मैं बार बार आग्रह करता था कि नाम तो लिखा और काटा जाता रहेगा, लेकिन परीक्षा में बैठने के लिए आपकी एक निश्चित उपस्थिति जरूरी है। वो नहीं होगी तो रोल नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थियों को ये भ्रम था कि रोल नंबर तो मिल ही जाता है, हो ही जाएगा। लेकिन मैं, क्योंकि प्रारंभ में मैंने कहा कि मैं पूरा अनुशासन का पालन करूंगा, किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में इसलिए नहीं बैठने दिया जाएगा कि वो बड़ी अप्रोच का है और बहुत लेट उसने नाम लिखा है। लेकिन कम लोगों को ध्यान था, तो उस समय 6 विद्यार्थी ऐसे हो गए जिनकी हाजिरियां शॉर्ट थी। रोल नंबर आते ही कक्षा इंचार्ज के नाते मैंने उनकी अटेंडेंस लिखकर प्रिंसिपल सर को दे दी कि इन विद्यार्थियों की जो है हाजिरियां कम है और इनके रोल नंबर वापस कर दिया जाए। मेरे अपने व्यवहार या मेरे काम करने का तरीका या प्रिंसिपल को सहयोग, उन्होंने तुरंत उन रोल नंबर्स को वापस कर दिया। और जैसे ये पता चला कि रोल नंबर वापस हो गए तो तरह तरह के दबाव मेरे पर स्कूल प्रशासन पर आने लगे। स्कूल प्रशासन ने कहा कि क्लास इंचार्ज लिखेगा तभी मैं लिख सकता हूं। मेरे को रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से, मित्रों से जब सफलता उनको नहीं मिली तो धमकियां मिली कि ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो वो मेरा एक संकल्प था कि इस एजुकेशन और इस गांव के सुधार के लिए मुझे यदि कोई कीमत चुकानी पड़ी तो मैं चुका सकता हूं, लेकिन मैं 1 साल की कठोर तपस्या को ऐसे किसी राजनीतिक दबाव में या किसी रिश्तेदार या यार दोस्त के दबाव में मैं नहीं करूंगा। और मैंने नहीं किया। मैं राजनेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबका मेरे पर बड़ा प्रेशर था, मैंने नहीं माना। कारण कुछ 6 विद्यार्थी तो रुके, लेकिन अगले साल उनके एडमिशन हुए और अच्छे अंकों से पास हुए और भंगार का स्कूल महेंद्रगढ़ जिले का टॉप स्कूल बना। जी, ये किस्सा 2000 ये लगभग 5-6 की बात है, 2005-6 के करीब। जी जी। तो इस जो एजुकेशन का आपका जो फील्ड रहा, ये कितने कार्यकाल, कितने सालों का रहा आपका? मैं लगभग 23 साल मैंने नौकरी की है, 20 साल सेक्रेटरी यानी कंटिन्यू रही है। तो जिस प्रकार से मैं अपने लिए कठोर रहा, दूसरों के लिए कठोर सब होते हैं, लेकिन दूसरों पर कठोर आप तब रह सकते हैं जब आप अपने लिए कठोर हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपने लिए कठोर रहा हूं, तो मेरे कठोरता को देखकर बिना लोभ लालच, बिना डर भय और बिना किसी के यदि काम अधिकारी आपके यहाँ है तो वो आपके भूमिका को, आपके दृष्टिकोण को देखकर काम करेगा। यदि हल्का होगा तो हल्का करेगा और भारी होगा तो भारी काम करेगा। जी, बहुत सारे जो प्रश्न जनता के थे हमने आपके सामने रखे और आपने बिल्कुल किसी भी प्रश्न के लिए बगैर इनकार किए जो वाक्य थे वो आपने बताए, जो प्रैक्टिकल थे, वास्तविक थे आपके जीवन के। तो आपने निजी ना समझ के भी हमसे शेयर किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। न्यूज़ प्लस आपकी आवाज़ में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आशा करते हैं कि बहुत सारे लोगों को जिनके ये विषय थे उनको अपने उत्तर भी अवश्य मिल गए होंगे। दोबारा किसी कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे। सत्यव्रत शास्त्री जी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, न्यूज़ प्लस ने आपको मेरे पास भेजा, मुझे इस लायक समझा, मेरी भावनाओं को या मेरे किए कामों को जनता तक पहुंचाने का जो आपने एक माध्यम चुना, मैं आपका भी और न्यूज़ प्लस चैनल का भी अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और यदि मुझे सार्वजनिक जीवन है, यदि फिर कभी अवसर आएगा तो निश्चित रूप से आपको समय मिलेगा। जी बिल्कुल, जनता के सवालों को अगर जो भी फील्ड में हमें आगे भी मिलेंगे उनको लेकर के हम फिर आपके साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे, हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी व्यूवर्स का और सत्यव्रत शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।